राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कलयुगी बेटे ने जब किया अपनी माँ का सौदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में सोनलाल जी अपनी पत्नी शीला देवी के साथ रहते थे। सोनलाल जी की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई थी, तो उनकी पत्नी शीला देवी ने अपने बेटे को फोन लगाया और बोली, बेटा तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं। बेटा थोड़ा सा समय निकालकर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ, वो तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। और बहू और बिटिया को भी साथ लेते आना। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना तो मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकालकर मैं आ जाऊंगा। बेटा का टका सा जवाब सुनकर शीला देवी जी निराश हो उठी। उनका उदास चेहरा देखकर सोनलाल जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपककर उनके तकियों को भिगो गए। 70 साल के सोनलाल जी को, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे थे। शीला जी और सोनलाल जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उनका बेटा जो रमन था वो शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद से ही शहर में ही बस गया था, जहां वह अपनी पत्नी रीमा और 12 वर्षीय बेटी के साथ रहता था। गांव के मकान में सोनलाल जी और शीला देवी 2 जने ही रह गए थे। एक तो शीला जी और दूसरे श्यामलाल जी अपने गांव में ही रचे बसे थे, इसलिए गांव में उनकी खेती बाड़ी थी, इसलिए भी उन्हें गांव में रहना था। क्योंकि खेती बाड़ी जो सोनलाल जी अपनी खेती बाड़ी करते थे, जिसके बल पर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और अपने इकलौते बेटे रमन को पढ़ा लिखाकर उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी, किंतु उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत भी कम होने लगी थी, जिसके कारण अब वे लाचार हो गए थे और अपनी जमीन को उन्होंने ठेके पर दे दिया था। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत ज्यादा बिगड़ती गई, तो बाद में पता चला कि वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर अब उनके पास यही पुश्तैनी मकान बचा था। और पहले उनका बेटा जो था, जमीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में 1-2 बार आ जाया करता था। परंतु जब से उनकी जमीन बिकी है, तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और वह कभी कभार उनका हाल चाल जानने के लिए फोन कर दिया करती थी। अक्सर शीला जी अपने बेटे को फोन लगाकर उसे आने को कहती थी, परंतु हमेशा उनके बेटे का एक ही जवाब होता था कि मैं अभी व्यस्त हूँ। आज जब शाम हुई तो अचानक सोनलाल जी ने कहा, शीला मेरा मन बहुत मचल रहा है। शीला जी तुरंत उनके लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर लेकर आईं, लेकिन आकर देखा तो सोनलाल जी बेसुध हालत में पड़े थे। उनकी आंखें पथरा गई थी, मुंह खुला का खुला था। शीला जी को समझते देर नहीं लगी कि उनके पति सोनलाल जी उन्हें जो अब हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। शीला जी की तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई।
आखिर सोहनलाल जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए तो सोहनलाल जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया। वहीं उनका बेटा जो रमन आनन फानन में वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि रमन अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ मेरे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत जरूरी है। शीला जी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। बस एक टक वह शून्य को निहारती जा रही थी। परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उनके जोर देने पर रमन को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तेरवी करने के बाद जब वह वहां से वापस शहर के लिए निकलने लगा, तभी उसे गांव के सरपंच ने रोक कर कहा, बेटा रमन, तुम्हारी बूढ़ी माँ के केवल तुम ही एक सहारे हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन बेचारी को कौन संभालेगा बुढ़ापे में। ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात सुनकर जो रमन की पत्नी को बहुत ही अच्छा लगा, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण वह कुछ बोल नहीं पाती थी। सरपंच जी की बात सुनकर रमन बोला, सरपंच जी, मेरे माँ के लिए गांव की आबो हवा ज्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊं। तभी सरपंच जी बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते हो तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने में ऐतराज है तो यहाँ ग्राम पंचायत उनकी देखभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर रमन घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। शीला जी एक बहुत ही बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनको जो संभालना चाहती थी। बहू अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी और अपनी सासू माँ को वह संभालना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच जी के जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। रमन तो अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। और उसकी यही बात उसकी पत्नी रीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी, जबकि उसकी पत्नी रीमा उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी। वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा या उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान का उसका जो इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी। शीला जी को बेटे के पास आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था
और जब रमन ने पूरे महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ रमन आया और बोला, रीमा, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? अगर एक एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा खाती रहती हो? जो इतना बिल आ गया और राशन भी कितना खर्च होने लगा है। पूरे 1500 रुपये ज्यादा खर्च हुए हैं इस महीने। अभी जो रमन बोल ही रहा था तो सीमा बोली, देखिए जी, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गांव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 1500 रुपये का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है। और फिर इसमें से 1000 रुपये तो गांव आने जाने के किराए में खर्च हुए थे। और सुनिए जी, वह आपकी माँ है और अब वह हमारे साथ हैं, तो हमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगते हैं। शीला जी यह सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उनकी दिमागी हालत तो पहले ही डांवाडोल हो चुकी थी और ऊपर से बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर कर रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर रीमा से झगड़ा करना रमन का रोज का काम था, जिसका परिणाम यह हुआ कि शीला जी की तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत बीमार होती जा रही थी। यूं तो रीमा अपनी सास का पूरा ध्यान रख रही थी, परंतु रमन को केवल और केवल अपने पैसों की पड़ी हुई थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखकर एक दिन रीमा ने अपने पति रमन से कहा, देखो जी, माँ की तबीयत जो बहुत ज़्यादा खराब रहती है, आप डॉक्टर के पास माँ जी को दिखा लाओ। मन महसूस कर रमन अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया और जब दवाई दिलवा कर घर पहुंचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, रीमा, कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं माँ को छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की देर थी कि रीमा अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, छोड़ कर आ रहे हैं? क्या मतलब है आपका? कहाँ छोड़ कर आएंगे माँ जी को और किसके पास छोड़ेंगे? तो रमन कहने लगा, रीमा, मुझे वो सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो सकता और हर चीज की एक हद होती है। रीमा, क्या तुम्हें भी मालूम है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी हैं? ये तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। और अरे, इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्चा निकल आए, जितनी महंगी माँ की दवाई हैं। ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि माँ को ही कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर रीमा ने कहा, देखो जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वह आपकी माँ है और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज सुनकर रमन हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उसके सामने अपनी जबान खोली थी। क्योंकि आज से पहले उसकी पत्नी ने कभी भी इतनी ऊंची आवाज में रमन से बात नहीं की थी, परंतु उसके तुरंत बाद ही रीमा ने बात को संभालते हुए बड़े प्यार से अपने पति को कहा, देखिए जी, मैं जानती हूँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ है और उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु रीमा की कही गई बात का उसके पति रमन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह अभी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था, रीमा के होते हुए ऐसा करना
कोई आसान काम तो नहीं है। अब वह सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन की बात है, जब वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। दरअसल उस व्यक्ति की माँ की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सही डोनर की जरूरत थी, परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। रमन यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए देने को भी तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात रमन को पता चली तो उसके खुरापाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि देखो, इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब रमन ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसे में से कुछ हिस्सा डॉक्टर को देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर शीला जी अपनी बीमारी के कारण बेसुध सी रहती थी, इसलिए रमन अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप वे करना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था हम ऐसे किसी की भी किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाती है तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है या नहीं। इसलिए रमन अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही रमन घर पहुंचा तो रीमा ने रमन से माँ जी के बारे में पूछा, परंतु रीमा ने देखा उसका पति रमन उससे नजरें चुरा रहा था। काफी देर तो रमन चुप रहा, परंतु जब रीमा ने कई बार पूछा तो रमन ने कहा कि जब वह माँ जी को दवाई दिलवाकर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क के दूसरी ओर चली गईं और जब मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियां आ गईं और न जाने माँ जी कहाँ चली गईं। रीमा को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपके साथ में माँ जी थी और अचानक कहीं चली गईं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो रमन बोला, तो मैं क्या करता रीमा, तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता बताओ। मैंने जो माँ जी को काफी ढूंढा, माँ को वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। रीमा उस समय तो चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई। इसलिए रीमा खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई और शीला जी का कोई पता नहीं था। अब रीमा 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अगली सुबह हुई, रीमा यह देखकर हैरान थी कि रमन जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। रमन ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि शीला जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर है, रमन को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। वह तो बहुत खुशी से जो फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसों की तस्वीर नाचने लगी। डॉक्टर ने रमन को बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपए देने को तैयार है। तो रमन यह सुनकर और भी जो उसके अंदर लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान को केवल कुछ रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को
कोई इतनी कीमत में कैसे आंक सकता है। रमन ने सोचा पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के वश में होकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की और मन में सोचने लगा, बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आंखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी हाँ कर दी। इधर रीमा की शक की सुई लगातार अपने पति रमन की तरफ जा रही थी, क्योंकि रमन सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। रीमा अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही अपनी सास की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही रीमा ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उसी समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर एफआईआर दर्ज कराने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ यानी शीला जी का इलाज चल रहा था। इधर रमन तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था, एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर वह चला जाएगा और रीमा को भी कोई ना कोई झूठ बोल देगा। शीला जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दिया गया था ताकि वे इस बात का विरोध ना करें। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तभी अस्पताल में रीमा कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाइयां मिलती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डॉक्टर भी छुट्टी पर था। रीमा ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर है। फिर रीमा ने अपनी सास का फोटो दिखाकर नर्स से उनके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने आई थी, उनके साथ एक आदमी भी था। वह कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। रीमा ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा तो उनसे मिलने के लिए चली गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। रीमा को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। रीमा ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी और वह आदमी चौंक गया और बौखलाए हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे शीला जी की किडनी लगाई जानी थी। रीमा का शक अब और भी पक्का हो चुका था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रीमा के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और रीमा के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए रमन बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वह आदमी भी था। रमन ने जैसे ही वहां रीमा को पुलिस के साथ देखा तो रमन घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकियां नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गए।
साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी पुलिस अपने साथ ले गई, जिसने रमन को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब रमन की अच्छी तरह से मरम्मत हुई तो उसने सब सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल और केवल पैसे की खातिर अपनी जन्म देने वाली माँ का सौदा तक तय कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उसे मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि इस विषय में दाता की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। इधर रीमा अपनी सासू माँ को वहां से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शीला जी को होश आया तो रीमा उनके गले लगकर रोने लगी। शीला जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो इतना समझ पा रही थी उनकी बहू बहुत दुखी है। और शीला जी अपनी बहू को चुप कराने लगी। बोली, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। रीमा अपनी सास को लेकर जो अपने घर वापस चली आई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत में कुछ सुधार हो चुका था, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा रमन कहाँ है। जब शीला जी ने अपनी बहू से अपने बेटे के बारे में पूछा तो रीमा अब उनसे वह सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्होंने अपनी सासू माँ शीला देवी को बता दी। यह सब बातें जानकर शीला जी बड़ी हैरान हुई और सोचने लगी क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखती तो उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। रमन को 3 साल की कैद की सजा मिली थी, वहीं डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी करा दिया गया। समय बीतने के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण अब शीला जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था। अब शीला जी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर रीमा ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी थी, फिर घर का खर्चा निकाल सके इसलिए, क्योंकि वो अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब शीला जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। समय जल्दी से बीत जाता है और 3 साल बीतने के बाद जब रमन घर वापस आया तो वह पहले जैसा रमन नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। रमन के मन से अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब ये लोग सुख से रहने लगे थे। पैसे कम थे, लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। दोस्तों, एक कलयुगी और लालची बेटे ने माँ का सौदा कर दिया था। इसलिए तो कहा गया है, क्यों करते हैं लोग जन्नत की ख्वाहिश, क्यों करते हैं लोग जन्नत की ख्वाहिश, क्या उन्हें घर में बैठी ममता की मूरत नजर नहीं आई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।